क्लास 12 के हिंदी बुक आरोह का भाग 2 इसका चैप्टर 2 समझेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पतंग यह एक कविता है जिसके कवि हैं आलोक धनवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से संकलित पतंग नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता आधुनिक कवि श्री आलोक जी धनवा हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों को जीवंत चित्रण किया है। प्रकृति के परिवर्तित रूप के साथ बच्चों का मन भी कुलांचे भरने लगता है। अब व्याख्या। पतंग यहाँ एक खेल या मनोरंजन का साधन मात्र नहीं, वह एक प्रतीक है ऊंचाइयों का, जिसे किशोर मन साधे हुए है। सर्वप्रथम कवि भादो की महीने का बीत जाना और सवेरे के आने की घोषणा करता है। इससे स्पष्ट है कि भादो काले बादलों से आच्छादित वर्षा का महीना है, जिसमें अंधेरा रहता है। साथ ही वर्षा आसमान को धोकर साफ सुथरा कर देती है। इस धुले हुए आसमान में जब सवेरा होता है तो नम और गुलाबी रंग आसमान में छा जाता है। शरद ऋतु आरंभ हुई है, एक सेतु को पार करके आई है। यह मौसम अपनी नई चमकीली साइकिल चलाकर आया है। साइकिल की घंटी बजाकर चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है। अर्थात भादो का महीना और बारिश का मौसम खेलने में बाधा डालने वाला समय चला गया है। अब चमकीली धूप खिली है जो बच्चों को आकर्षित करती है कि आओ खेलो। बच्चों का मन धुले हुए विस्तृत आकाश के जैसा है, जो पतंग रूपी उमंगों और इच्छाओं को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। पतंग उन सपनों का प्रतीक है जो एक किशोर के मन में जागते हैं। सपने संसार की सबसे रंगीन चीज है। सपने सबसे हल्के हैं। सपने ही तो हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। सपने सबसे नाजुक भी होते हैं, पर ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कवि के सभी शब्द पतंगों का ऐसा सुंदर चित्रण कर रहे हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों का के एक समूह का चित्र साकार सजीव हो उठता है, पर साथ ही प्रकृति भी सार्थक हो जाता है। बिंब और प्रतीक दोनों ही सशक्त हैं, पाठक को आकर्षित करते हैं तथा युवा मन की पैठ को समझाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ती हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो इसका प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बाल मन की कोमलता तथा उनके मधुर क्रियाकलापों का चित्रात्मक शैली से वर्णन किया है। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल उनकी भावनाएं होती हैं। वे ऊंची उड़ान के लिए बेचैन हो उठते हैं। पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए जब वे दौड़ते हैं तो छतों की कठोरता भी उन्हें रोक नहीं पाती। उनकी किलकारियां दूर दिशाओं में गूंजती सुनी जा सकती है, जो यदा कदा मृदंग का आभास देती है। इन बच्चों का एक तरफ से दूसरी तरफ आना वृक्ष की डाल के लचीलेपन का आभास देता है। अर्थात बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकर्षित करती है। छतों के खतरनाक किनारों तक
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शरद आगमन के साथ बच्चों के हृदय में उठती उमंगों तथा उनकी निडरता का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ ही बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। वे पतंगबाजी में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उनकी डोर ही उन्हें केवल मात्र सहारा बनती है। पतंग उड़ाने वक्त उनका रोमांच ही उन्हें हर आने वाले संभावित खतरों से बचाता है। कवि कहना चाहते हैं कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है। उनके दिल में बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती है। बच्चों के उर्वर मन में लगातार नई कल्पनाएं पैदा होती रहती हैं। इस प्रकार कवि इन बच्चों की लीनता का वर्णन करते हैं कि वे बच्चे स्वयं को पतंग से जोड़ लेते हैं। उनकी ऊंचाई की कोई हद नहीं होती। वे प्रतिस्पर्धा में हर हद को पार करना चाहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह वर्षा ऋतु के बाद शरद का आगमन होता है, उसी तरह अंधेरे के बाद उजाले का। व्याख्या। शरद ऋतु के शुरू होते ही बच्चे छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी में वे इतने लीन हो जाते हैं कि इन्हें छतों के किनारों का भी ख्याल नहीं रहता। ये बच्चे यदि कभी छतों के किनारों के से नीचे गिर पड़ते हैं और बच जाते हैं, तो ज्यादा निडरता से पतंगबाजी करने लगते हैं। ऐसी दशा में ये पहले से भी ज्यादा पतंगबाजी में रम जाते हैं और शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। परोक्ष तौर पर ये बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहरे प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। इस प्रकार बच्चों का मन स्वच्छ तथा निर्मल होता है। वे सभी घावों को भूलकर पुनः पतंगबाजी में लीन हो जाते हैं। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।